अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। आज के प्रोग्राम का रन डाउन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम जिस खबर पर बात करेंगे वो है वजीर आजम के बारे में कि एक नई गुफ्तगू चल पड़ी है पीपल्स पार्टी में कि वजीर आजम को अपनी सजा और कन्विक्शन के खिलाफ अपील में जाना चाहिए या नहीं। और इसके साथ उसामा बिन लादन की गिरफ्तारी में अमेरिका की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी को 33 बरस की सजा हो चुकी है। अमेरिकी वजीर खारजा कहती हैं कि यह नाइंसाफी है और अमेरिका ने पाकिस्तान की $33 मिलियन की इमदाद भी रोक ली है। और पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब खान से खुसूसी गुफ्तगू और वो हमें बताएंगे पाक भारत जंगों के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक। और फिर हम बात करेंगे आने वाले यौम तकबीर से, क्योंकि इसी महीने में हमने देखा था 1998 में कि जब हमने एटमी धमाके किए थे, तो अब फिर 28 में ही आने वाला है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से हम एटम बम की तैयारी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले, और आप जानते हैं तमाम मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वजीर आजम की सजा, अब एक नया सवाल के अपील में जाएं या ना जाएं, स्पीकर के फैसले को हतमी समझ लें। और ताज़ा तरीन यह भी कि सिंध हाईकोर्ट में एक साहब चले गए हैं कि जनाब स्पीकर के फैसले को तो फारिग कराया जाए। हाँ जी, ये तो सारा कुछ होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अर्ज करूं, एक बड़ी अफसोसनाक खबर यह है कि सिंध में एक बस जा रही थी कोहाट को जी, और अंदरून सिंध उस पर हमलावर हुए हैं, बाज लोग उसमें सवार हुए हैं और फिर 7 अफराद जो हैं उनका निशाना बने हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। और अब सिंध के अंदर भी गोया तैयारी हो रही है फसाद कराने की। जो भी अनासर हैं उनकी सरकोबी करना वहां कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये बलूचिस्तान की तरह यहां वारदातें नहीं हो सकेंगी जी। तो ये तवक्को करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि वहां हालात जो है उनको फौरी तौर पर संभाल लिया जाए, बशर्ते कि विल हो संभालने। विल तो करनी पड़ेगी ना। अगर सिंध जो है उसके मामले में भी आंखें बंद कर ली जाए या आधी खोल ली जाए और आधी बंद कर ली जाए, तो इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात को हो नहीं सकती। एक दूसरी अच्छी खबर यह है कि हमारे यहां पंजाब बार काउंसिल ने जो एक पुलिस अफसर को मारने वाले 4 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। तो ये एक जो बार काउंसिल के जिम्मेदारान हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूं इस बात पर। अल्लाह ताला उनको मजीद तौफीक दे और वो डिसिप्लिन नाफिज करें, ताकि जो लोग वकला के मुकद्दस पेशे की बदनामी का बायस बन रहे हैं उनको रोका जा सके और उनके रास्ते में रुकावट खड़ी की जा सके। बार काउंसिल का शुक्रिया और उसको मुबारकबाद। अब आ जाइए यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ। अगर वो अपील नहीं करते जी, तो फिर वो कॉन्विक्ट तो होंगे ना, ठीक है, मुजरिम तो वो रहेंगे। और उस पर फैसला भी आ चुका है स्पीकर का। स्पीकर कहती हैं कि वो नाअहल नहीं हुए। हाँ, अब ये मामला अदालत में चलेगा, चलिए खैर नहीं हुए, जब अगला इलेक्शन लड़ने जाएंगे फिर क्या होगा? हाँ, फिर तो उनकी क्वालिफिकेशन ज़ेर बहस आएगी। हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगी उनके मुखालिफिन के हाथ में। इसलिए पीपल्स पार्टी अब इसको मजीद पॉलिटिसाइज करना चाहती है अगर उसने ये फैसला किया। और वो जो 200 नुकात हमारे एतजाज अहसन साहब ने कहा कि मैंने सोचे थे, वो तो सारे रायगढ़ चले जाएंगे। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। वो चाहे ये वो क्या एक शेर था ना कि किसी की शबे हिजर रोते कटे हैं, किसी की शबे वसल सोते कटे हैं, और मेरी ये शब कैसी शब है इलाही, न रोते कटे हैं न सोते कटे। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो मुश्किल पैदा हो चुकी है, हाँ, वो मुश्किल तो रहेगी और अपोजिशन के हाथ में एक इशू भी रहेगा और उनको इसको सामना भी करना पड़ेगा। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील हो जाए तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ नरमी दिखा दे, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है वो तो वजीर आजम से मिलना चाहते हैं ना बलूचिस्तान के मामले में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमें खुद भी जाना पड़े, तो ठीक है ना। तो इसलिए कोई हो सकता है कोई सूरत दूसरी पैदा हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने अपील ना की तो ये तो झूमर तो सज गया ना, कन्विक्ट तो वो हो गए। अब 2 महीने 4 महीने वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन अखलाकी तौर पे कितना अरसा निकाल सकेंगे, दबाव अपोजिशन का कितना अरसा बर्दाश्त कर पाएंगे? अब अखलाकी मसला नहीं रह गया, मसला यह है कि उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है
अब ये सियासी मसला है और सियासत के जरिए से हल होगा या उलझेगा, बल्कि हल भी होगा तो उलझेगा, तो उलझना ही है इसने। तो बेहतर यह है कि जो भी रेमेडी अवेलेबल है उसको वो आजमाए, उसमें से रास्ता निकाले और मामला को आगे बढ़ाए। शम्स साहब, जहां पे वजीर आजम मुश्किल में है अदालत के जरिए, अदालत ने उन्हीं की एक फेलो मेंबर जो है फरानाज इस्फहानी, उनकी शहरियत भी, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है ऐवान। शहरियत मुअत्तल नहीं की जनाब, रुकनीत मुअत्तल। शहरियत तो उनकी मौजूद है, दो है माशाअल्लाह। और पाकिस्तानी शहरियत भी थी। बिल्कुल, डुअल नेशनलिटी की इजाजत है। ये एक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान दोहरी शहरियत रख सकता है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है ना, कनाडा है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ भी आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं। यानी इंडिया की भी रख सकते हैं और पाकिस्तान? इंडिया नहीं। अच्छा, इंडिया इसलिए इंडिया इससे मुस्तस्ना है। ठीक है। लेकिन ये जो बहुत से अक्सर ममालिक जो है ना, वहां आप शहरियत रख सकते हैं दोहरी। कोई पाकिस्तानी बरतानवी शहरी भी हो सकता है और पाकिस्तानी शहरी भी हो सकता है। जैसे लॉर्ड नजीर साहब है, बरतानवी शहरी भी है, पाकिस्तानी शहरी भी है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी हैसियत उनकी बरतानवी है। हाँ, अगर बरतानिया में उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं कि नहीं है। पाकिस्तान में जो दस्तूर हमारा है ना, उसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें तो यह है कि जो इलेक्शन लड़ेगा उसको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन में यह है कि जो दूसरी कोई शहरियत रखता होगा या इख्तियार करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन तो चंद माह पहले ये फैसला दे चुका है कि दोहरी शहरियत वाले रुकन नहीं हो सकते। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को नाफिज किया है। अब ये दूसरी बात है कि फरानाज इस्फहानी जो है, जो पोती हैं जनाब मिर्जा हसन इस्फहानी की, जो कायदे आजम के रफीक थे और अमेरिका में पहले सफीर थे पाकिस्तान के, ये इस वक्त जो एम्बेसी है ना पाकिस्तान की, उसको भी तोहफे में दिया। कोठी जो थी तोहफे में दी थी उन्होंने, अच्छा, अपने पैसों से खरीद के। ठीक है। तो वो उनकी पोती हैं और उनके साथ ये गुजरी है कि उनकी रुकनियत मुअत्तल हो गई है। अब हो सकता है कि वो आके कहें कि नहीं, मैंने तो वो शहरियत छोड़ दी थी, और हो सकता है उनकी रुकनियत खत्म। रहमान मलिक साहब भी तो मुसीबत में है। रहमान मलिक साहब तो कहते हैं मैंने बरतानिया की शहरियत छोड़ दी। अब ये भी सवाल पैदा होगा कि ये भी रेफरेंस स्पीकर के पास जाना चाहिए था या अदालत में फैसला होना चाहिए था। हाँ, एक प्रेसिडेंस तो तय होगी कि मुअत्तल हो जाएगी। एक और बात हो सकती, लेकिन बहरहाल मेरी तो हमदर्दियां फरानाज इस्फहानी के साथ है। उनके शौहर जो है हुसैन हक्कानी पहले मुश्किल में है, बल्कि अब तो पाकिस्तान आ ही नहीं पा रहे, आने को तैयार नहीं फिलहाल। अब अमेरिका में वो प्रोफेसर हो चुके हैं और फरानाज भी वहीं रहेगी, तो चलो जहां रहे खुश रहें। अब देखने की बात यह है कि ये जो हमारे वो सियासतदान जी जो बैरून मुल्क मुकीम है, उनकी सियासत पर क्या गुजरेगी। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां प्राइम मिनिस्टर होते हैं लोग और बाहर से आते हैं और फिर अटैची केस उठाते हैं, बल्कि अटैची केस क्या ब्रीफ केस उठाते हैं, वापस चले जाते हैं। शौकत अजीज, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है, आप इंडिया चले जाए, इतना बड़ा मुल्क है ना जी, इसके मामले हमारे साथ बड़ा छोटा है। हमारे सामने एक सियासतदान ऐसा नहीं है जिसका कारोबार बाहर हो, जिसका पैसा बाहर हो और वहां वो कहे मैं वजीर आजम हूं, मैं गवर्नर हूं, मैं वजीर आला हूं। और यहां पे तो इल्ला माशाअल्लाह है। यहां जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को हमने एक चरागा बना दिया है। लेकिन बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका भी बड़ा एहतराम है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान को बड़ी वो फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, पाकिस्तान के सफीर हैं, मगर दस्तूर हमारा जो है उसमें ये पाबंदी मौजूद है। शम्स साहब, डॉक्टर शकील अफरीदी जिसके पीछे अब अमेरिका भी आ गया, ये अब सारे किस्से आज ही हमने डॉक्टर शकील अफरीदी को 33 साल कैद की सजा हुई है जी, और $33 मिलियन आपके रोक लिए अमेरिका ने, इमदाद में कम कर दिए। 1 साल 1 मिलियन, हाँ, उनका 1 साल 1 मिलियन और बढ़ाओगे और बढ़ा देंगे। तो बात यह है कि अगर उनको 100 साल की सजा दे दी जाए, जैसे आफिया सदीकी को पता नहीं कितनी 86 साल, तो आपका $1 अरब पूरा हो जाए, ना रहा कटका ना चोरी का, दुआ देता हूं। सारी इमदाद बंद, सारी इमदाद बंद।
हमारी जान छुट जाए। बात यह है कि ये जो शकील अफरीदी साहब है, ये उसामा बिन लादेन की निशानदही करते रहे, पोलियो के कतरे पिलाने के बहाने पहुंचे, उनका खून लिया, डीएनए टेस्ट हुआ, पता चला यहीं उसामा मौजूद है। ये सारी कहानी है ना? बिल्कुल है। और पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं बताया, अमेरिका के साथ मिलकर ये सारा चक्कर चला दिया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। अब वो लेने के देने उनको पड़े हुए हैं। शम्स साहब, अभी ब्रेक का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी दो आरा हैं जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं। कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि डॉक्टर शकील ने बहुत अच्छा किया था, इस पे तो इसे इनाम मिलना चाहिए, और कुछ कहते हैं बहुत बुरा किया था। ये भी दो आरा हैं, मेरे इस बारे भी आपसे पूछना है। अभी वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी डॉक्टर शकील अफरीदी को सजा की। शम्स साहब, दो आ रहा है इस वक्त, एक कहते हैं छोड़ दो, एक कहते हैं पकड़े रखो। देखिए, जितने डॉक्टर शकील अफरीदी है ना, वो मीडिया में भी मौजूद है, सियासत में भी मौजूद है, एनजीओ में भी मौजूद है, रहते पाकिस्तान में है, काम अमेरिका का करते हैं। उनको तो बड़ी परेशानी लाक है, वो तो झंडा उठाकर उनका फिर रहे कि डॉक्टर शकील अफरीदी को छोड़ दे, वो छोड़ दे। देखिए, डॉक्टर शकील अफरीदी को ये काम अगर उनको पता लग गया था या सुराग मिल रहा था तो पाकिस्तान की हुकूमत को बताना चाहिए था। ठीक है, पाकिस्तान को इत्तला देते कि भाई उसामा बिन लादेन यहां पड़ा हुआ है, इसको पकड़ो। हाँ। उन्होंने जब अमेरिका का ये काम किया और अमेरिका के साथ मिलकर किया, एक तो उसका पता क्या नतीजा निकला कि पोलियो जो है उसके कतरे लोग नहीं पिला रहे बच्चों को अब अपने। कि न जाने ये टीम किस हजारों बच्चे जो हैं वो जनाब उनका मुस्तकबिल खतरे में है। लोग वहां इनकारी हैं पोलियो को कतरे पिलवाने से, और पाकिस्तान उन मुल्कों के आगे आया है जो हाई रिस्क पर है पोलियो के। तो एक काम तो ये हुआ जी, डॉक्टर साहब जो है उनको ये काम अमेरिका के लिए नहीं करना चाहिए था, एक बात। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तानी शायरी है जी, उनका हक है फेयर ट्रायल। ठीक है, हमें कुछ मालूम नहीं उनका मौकफ क्या है। हाँ, उन्होंने है ना, उन्होंने जानबूझ के काम किया या कुछ और समझा या पैसे लिए या फी सबीलिल्लाह किया। ठीक है, उनका फेयर ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन वो खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखते थे, इसलिए वहां पे हुआ। एक पाकिस्तानी है ना वो जी, हर पाकिस्तानी का हक है कि कानून की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाए। वो फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशंस के तहत जी, जो वो अपने मुगलों के दौर से पहले के कवानीन हैं उन पर आप ये मुकदमे चला रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, और फिर हमें मालूम नहीं है ना चार्जशीट का पता, ना उनके मौकफ का पता, ना उनकी सफाई का पता। तो शकील अफरीदी का ना जिंदाबाद ना मुर्दाबाद। बात यह नहीं, अब बात सुन ले, शकील अफरीदी पर मुकदमा चलना चाहिए आम खुली अदालत में, उनका मौकफ सामने आना चाहिए, उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए, ये उनका हक है और ये हक उनको मिलना चाहिए। इसके हक में हम आवाज बुलंद करते रहे। श्याम साहब, कल जब जनरल अली कुली खान की हम गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें गौहर अयूब खान का भी जिक्र आया था बहुत सा। उसमें अयूब खान साहब का जिक्र आया, उसमें कि वो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडर इन चीफ मुकर्रर नहीं किया हबीबुल्लाह साहब को और मूसा खान को मुकर्रर कर दिया। तो गौहर अयूब साहब ने आज मुझसे बात की और उन्होंने कहा इसमें कुछ तारीखी हकायक दुरुस्त करना चाहता हूं मैं, और वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जनाब, आप फरमाएं जनाब। अच्छा शामी साहब, आपने बात की थी जब अयूब खान ने उस वक्त आर्मी चीफ थे। हाँ जी, तो उन्होंने मूसा खान आपने कहा था कि तो उनको बना दिया और जनरल हबीबुल्लाह साहब को नहीं बनाया। हकायक ये कि जब मार्शल लॉ लग गया था तो अयूब खान जो कमांड चीफ थे वो अपॉइंट हो गए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक। तो उन्होंने अपने जर्नैलों को बुलाया कुछ दिन बाद, जिसमें मैं हाजिर था क्योंकि मैं एडीसी था कमांड चीफ का। आप उस वक्त भी एडीसी थे? मैं उस वक्त एडीसी था। अच्छा, ठीक ठीक, कप्तान था और समझ गया रहा था मैं। ठीक है जी। तो उसमें जो हाजिर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल बर्की जो मेडिकल कोर के थे सबसे सीनियर, ठीक जी, लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. शेख, मेजर जनरल याया खान और मेजर जनरल हमीद, मेजर जनरल शेर बहादुर और कुछ और ब्रिगेडियर्स भी थे। ठीक जी। तो उस और जनरल मूसा ने उसमें बैठे नहीं थे। तो उसमें अयूब खान ने कहा कि मैं तो अभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो गया हूं
और आर्मी का चीफ फुल टाइम चाहिए तो हमें अपॉइंट करना चाहिए आर्मी चीफ। और उन्होंने फिर खुद कहा कि मेरी राय है कि मेजर जनरल हबीबुल्लाह को आर्मी चीफ बनाना चाहिए, ठीक, जो उस वक्त लंदन में इंपीरियल डिफेंस कॉलेज का कोर्स कर रहे थे लंदन में। ठीक है जी। और उस वक्त मेजर जनरल थे वो? उस वक्त मेजर जनरल। और मूसा खान लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त क्या? जी आई थिंक सो। अच्छा। अब ये हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल KM शेख एकदम बोले, उन्होंने कहा सर मेरा व्यू कुछ मुख्तलिफ है, इस तरह होगा कि आप नहीं होंगे और लेफ्टिनेंट जनरल सॉरी मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान इस तरह हो जाएंगे जिस तरह एक कबूतरों के पिंजरे में एक बड़ा बिल्ला चला जाता है। अब आपको तो खुद तजर्बा है। हाँ, उन्होंने जो KM शेख ने कहा इट विल बी लाइक अ टॉम कैट इन अ पिजन स्कूप, मतलब के कबूतरों के उस पिंजरे में बढ़ गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी जनरल मूसा को बनाए। तो वो चुप हो गया। हमारी रिश्तेदारी भी थी, मेरी उनकी बेटी से मंगनी भी थी उस वक्त। जी मैंने यही तो कहा ना आपको। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, फिर जनरल मूसा को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया और मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान को कहा कि ये कोर्स खत्म करके आएंगे तो ये नंबर 2 हो जाएंगे, आर्मी चीफ हो जाएंगे। ये हुआ जी। अच्छा जी, ये कल मानक शाह का भी जिक्र हुआ था। किसका जी? मानक शाह का। हाँ हाँ। और आपने अपनी किताब में भी एक वाक्य लिखा है। हाँ हाँ। तो मानक शाह को कहाँ आप रेट करते हैं? उन्होंने कहा कि 71 की जंग में अगर मैं पाकिस्तानी फौज का कमांडर इन चीफ होता तो पाकिस्तानी फौज जीत जाती। देखिए मानिक शाह वैसे ही अपने आप को ब्लो अप करता है। ईस्ट पाकिस्तान में शामी साहब इस तरह था, मैं कौमी असेंबली का मेंबर था तो 1967 में सेशन के लिए ढाका गए और बीच में ब्रेक हुआ तो शेर के शिकार में सिलेट के चाय के बागात में चला गया। वहां कलिंगा रिजर्व फॉरेस्ट है, उधर शेर काफी थे। तो जो चाय के बागात थे उसके ज्यादा मैनेजर जेम फिनले कंपनी के वेस्ट पाकिस्तान के थे और नादर शाह एक नौशहरे के हमारे थे मैनेजर। उन्होंने मुझे रात के डिनर के लिए बुलाया। तो ये अब 67 जनवरी की बात है। हाँ जी। तो उन्होंने खाने के बाद मेरे से पूछा जी आप असेसमेंट दें, क्या हुआ? तो मैंने कहा देखो मेरी असेसमेंट यह नाकस राय है कि यहाँ ईस्ट पाकिस्तान में हालात इसी तरह हो जाएंगे जिस तरह 1897 में हुए थे अंग्रेज के खिलाफ, जो पहली जंग आजादी। ठीक है जी। तो आप जो से आपकी फैमिलीज हैं आप बिखरे हुए हैं, मीलों पे ये टीएस स्टेट्स हैं, आप बिखरे हुए हैं, साथ साथ कोई नहीं। तो अगर ऐसे हालात होते हैं तो बिल्कुल आप चिटगांव या ढाका की तरफ ना जाना, आप काटे जाएंगे, मारे जाएंगे रास्ते में। आप सीधा हिंदुस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके वहां चले जाना, जेल में रखेंगे 3-4 महीने, फिर वेस्ट पाकिस्तान भेज देंगे। ठीक। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि 1971 में एक टैंक की रेजिमेंट थी 29 लांसर्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल सगीर हुसैन साहब ले जा रहे थे और मेरे घर में कराची आके ठहरे, उनकी बीवी भी वो भी। तो मैंने उनको कहा कि बेगम को क्यों ले जा रहे हो, हालात खराब हैं। और उनको मैंने एक किताब दी जॉन मास्टर्स की थी, नाइट रनर्स ऑफ बंगाल, ये 1897 का पूरा का। मैंने कहा ये आपके साथ हशर होने वाला है वहां, आप क्या कर रहे हैं? और टैंक में आपके रेजिमेंट मिक्स्ड है, वेस्ट पाकिस्तानी हैं और आधे ईस्ट पाकिस्तानी हैं, लेकिन टैंक का गनर और ड्राइवर आप वेस्ट पाकिस्तानी रखना। मगर फिर ये लड़ाई लड़ी क्यों हमने? सुने ना। हाँ जी। और तीसरी चीज, जब जनरल अली कुली खान उस वक्त मेजर थे तो अप्रैल 71 में जा रहे थे हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान। तो गौर साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा। गौर साहब एक ब्रेक का वक्त आया है दरमियान में। गौर साहब आप जरा एक मिनट के लिए कीजिएगा, दोबारा आते हैं। हम ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू करते हैं, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। गौहर साहब जी, नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी गौहर अयूब खान साहब से और हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी साहब। हाँ जी, आप फरमा रहे थे जनाब वो वाकया। बता रहा था कि अप्रैल 1971 में मेजर अली कुली खान, अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान है, मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे, कराची मेरे पास आके ठहरे। तो इन्होंने जाना था ईस्ट पाकिस्तान हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए। तो मैंने इनको कहा देखो अली, यहाँ जंग होगी हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान आर्मी की सरेंडर होगी। अच्छा। अपने हेलीकॉप्टर जो उनसे हवाई अड्डे के ऊपर ना रखना, जंग हुई ऐसी जगह रखना, फ्यूल पूरा के निकलना हो तो नेपाल की तरफ निकल जाना या बर्मा की तरफ निकल जाना। अच्छा। वही चीज हुई कि 16 दिसंबर 2 बजे सुबह ये 6 हेलीकॉप्टर जो उनसे बर्मा की तरफ निकल गए। तो वापस आ गए। मानिक शाह कहते हैं कि मैं जंग जीत जाता तो वहां हमारी फौज थी नहीं, ना होने के बराबर सिर्फ 12 फाइटर जहाज थे, 72 टैंक थे, लाइट टैंक्स, रिकॉन्सेंस M24 शेफीज उनको कहते हैं,
और 3 डिवीजन बड़ी मुश्किल से, कोई पुलिस वालों से की, कोई रजाकार के साथ की, कोई स्काउट्स के साथ, इस तरह, और हल्के मशीन गन राइफलों के साथ की। हिंदुस्तान ने 144 जहाज इस पाकिस्तान के इर्द गिर्द जमा कर लिए, अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर जो सी है बंगाल में ले आए और नेवी पूरी ले आए, ब्लॉकेट कर दिया। और 9 डिवीजन जो सी है हमारे जो से इल इक्विप्ड 3 डिवीजन के मुकाबले में 9 डिवीजन रखी। तो जो हमारे वहां सिपाही अफसर लड़े, उनकी बड़ी बहादुरी है। मानिक शाह अगर होता तो मेरे ख्याल है उनसे पहले सरेंडर कर जाता। तो मानिक शाह का तो किस्सा भी आपने लिखा है ना, कि वो जो एक फौजी अफसर था इंडिया का, जो पाकिस्तान को राज दे दिए थे उसने। जी मैंने जरूर लिखा है, उस पर बड़ा हंगामा हिंदुस्तान में हुआ। लोकसभा में जो से प्रताप मुखर्जी ने बड़ा मुझे ऊपर नीचे किया, इंक्वायरी फौज की हुई और उसकी पूरी रिपोर्ट जो सी है आई हुई है। जनरल रिटायर्ड जो आर्मी चीफ थे उनके जे सिंह, वो आप अगर उनको कांटेक्ट करेंगे वो जरूर कहेंगे नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं था, गौरव युग वैसे ही कर रहा था। 20,000 रुपए हकायक का इल्म है। इन्होंने 20,000 रुपए लिए थे। जी हाँ जी। चलिए बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया आपका। लेकिन अभी हम शाम साहब, इन्होंने बड़ी वैसे वजाहत की कि मानिक शाह इस करैक्टर का आदमी था। अब देखिए वो तो अपनी जगह है, इन्होंने जो फौज की हालत ज़ार बताई है कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ ही नहीं सकता था, उसके पास न असला था न फौज थी, मगर जो कमांडर इन चीफ थे वो सदर पाकिस्तान बने हुए थे। फिर उन्होंने क्यों लड़ी ये लड़ाई? ये जो रिटायर्ड कैप्टन थे ये हालात को देख रहे थे, उनको क्यों नजर नहीं आ रहे थे जो हाजिर सदर जनरल थे? ये इंटरेस्टिंग बात है कि एक अपनी पूरी फौज को झोंके चले जा रहे हैं। तो यही तो मसला है और यही इसी तो बर्बादी हुई है। इसलिए पाकिस्तानी फौज, बार बार हम कहते हैं ना, फौज को डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, फौज का काम करना चाहिए, इख्तिदार नहीं संभालना चाहिए। यह काम उनसे नहीं हो सकता। जी शाम साहब, अभी हम AQ खान साहब से भी बात करेंगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से। वक्त आने वाला यौम तकबीर, आपको पता है यौम तकबीर तो फिर नाम मेरा रखा हुआ है। अच्छा, मैं था उस कमेटी का चेयरमैन जिसने यौम तकबीर नाम रखा था 28 मई 1998। और कहानी है, बात के बताएंगे अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। डॉक्टर साहब से हम कॉल मिला रहे हैं, लेकिन आप ये जरा कहानी थोड़ी सी बता दें। नहीं, जब एक साल गुजरने को था, यानी धमाकों के बाद, तो फैसला हुआ कि इसको बड़े अजीमुशान तरीके से मनाया जाए। ये दिन बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा यादगार दिन था। तो फिर इसका नाम क्या हो? उसके लिए नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। अच्छा। जो मुख्तलिफ उसके अंदर मकातब फिक्र के लोग थे, दानिश्वर थे, दूसरे उसमें परवेज रशीद साहब भी थे कमेटी में। तो उसका कमेटी का चेयरमैन जो था वो मुझे बनाया। अच्छा। तो हमने फिर लोगों को इनवाइट किया इस बात के लिए कि वो नाम तजवीज करें। तो लोगों ने हजारों लाखों की तादाद में नाम तजवीज किए, खतूत आए, उनको फिर हमने सॉर्ट आउट किया, फिर हमने नाम रखा यौम तकबीर। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजूर कैसे मजाज हैं? बस आपकी दुआ चाहिए। आप ऊपर अल्लाह, नीचे आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आप ये जो आप जिस वक्त बम बनाने का या ये आपके ज़हन में ख्याल आया पाकिस्तान को एटमी सलाहियत देने का, तो ये भुट्टो साहब ने आपसे राब्ता किया था या आपने उनसे राब्ता किया था? नहीं सर, अक्सर यहाँ गलत फहमी है, लोग ये कहते हैं कि भुट्टो साहब ने उनसे राब्ता किया, ये बिल्कुल गलत है। मैंने खुद राब्ता किया था। हुआ ये कि 71 में मैं यूरोप में था, मैंने अपनी अभी PhD खत्म की थी, तो मैंने जब हथियार डालते देखे पाकिस्तानी अफवाज को और जिल्लत आमेज शिकस्त, तो मेरा दिल बहुत भर गया और मैं बहुत रोया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। 74 में जब इंडिया ने धमाके किया 18 मई 74 को, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि बस अब हमारी गूस कुक हो गई। वो जो आप कहते हैं ना फौजी, योर गूस इज कुक्ड, तो वो हमारी गूस कुक हो गई थी। तो फिर मैंने 2-3 महीने सोचा कि किस तरह बताऊं भुट्टो साहब को। तो मैंने हालैंड में हमारे हेग में सफीर होते थे JG खरस पारसी, उनके जरिए मैंने इनको खत भेजा। जो खत उन्होंने फिर शहीद अहमद खान को भेजा, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने भुट्टो साहब को दिया और फिर मुझे फौरी बुला भेजा। मैं क्रिसमस 74 में आया, मैंने मुलाकात की उनसे। मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जो आपको दूसरे तमाम रूट हैं ये हरगिज आप न बना सकते हैं कभी, और लोग कह रहे हैं ये धोखा दे रहे हैं आपको। सिर्फ एक ऐसा रूट है जो कि मैं जानता हूँ और दुनिया में अभी तक किसी सिवा 3 ममालिक के किसी को इस पर महारत हासिल नहीं है। मैं इसके जरिए बहुत कम की बहुत जल्द वक्त में बनाऊंगा। तो साहब आपको ये एतमाद क्यों था? और भुट्टो साहब ने एतमाद क्यों था? आप बड़े नौजवान थे उस जमाने में, और भुट्टो साहब आपका ये ख्याल था कि मैं ये काम कैसे कर लूंगा?
नहीं, मुझे बहुत पक्का था, मेरा ईमान पुख्ता था, मुझे पक्का यकीन था, मुझे इस काम में महारत थी। और जब फैसला करें आप, जिस तरह कायदे आज़म ने किया था पाकिस्तान बनाने का, कितने आर्ट से उसके खिलाफ पूरी अंग्रेज कौम खिलाफ थी, हिंदू खिलाफ थे, और हमारे खुद लोग यहाँ के जमींदार जागीरदार सब खिलाफ थे, लेकिन उनका एक मुसम्मा इरादा, मेरा भी मुसम्मा इरादा था कि मैं ये काम कर दूंगा। तो भुट्टो साहब ने यकीन कर लिया फिर इस बात पर? जी, भुट्टो साहब ने यकीन कर लिया। देखिए, मैं तो कोई प्रोफेसर सलाम की तरह या दूसरे चंद साइंसदान से रईस सिद्दीकी या सलीम सिद्दीकी वगैरह की तरह तो मशहूर नहीं था, मैं नौजवान साइंटिस्ट था बिल्कुल। लेकिन यूरोप में मुझे सब लोग जानते थे, मैंने बड़ा अच्छा काम किया था, किताब लिखी थी। तो मैं आके मैंने भुट्टो साहब को जब बताया तो गालिबन मेरे अल्फाज में या मैंने जो बात कही उसमें सच्चाई थी, और वो उनके दिल में उतर गई। एक लम्हा भी उन्होंने शक नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये काम नहीं कर सकता। पूरी गुलाम शाह साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं, अभी एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से। खान साहब, जब चले गए जुल्फकार अली भुट्टो, उनको मार्शल लगा दिया जनरल ज़ियाउल हक ने, तो आपके क्या तासुरात थे? और यार आप कहां चले गए, पहले कहानी तो बयान करने दे उसको। इतनी दूर को आप ज़ियाउल हक पे क्यों जाते हैं भुट्टो पे? मैंने कहा वो जरा पूछ रहे कि क्या उस वक्त क्या ख्यालात थे इनके? देखिए, उस वक्त तो पहले ही बहस कर रहा था, शाम साहब पूछ रहे थे। जब मैंने भुट्टो साहब से कहा, उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया, और उन्होंने फिर एटॉमिक कमीशन के लोगों को बुलाया, चेयरमैन को कि आप इनको जरा समझा दें कि क्या काम करना है। तो ये बात है दिसंबर की आखिर तकरीबन की शुरू की 75 की। तो मैं ये सब बताकर चला गया। जब मैं फिर क्रिसमस के टाइम पर 75 में आया और फिर यहाँ आया, मुझे जनरल इम्तियाज ने बुलाया और कहा कि आप जाकर देखें। तो मैंने देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था, और ऐसे ही मारे फैले थे, और एक साहब जो थे बिल्कुल नाहल से, उनको बिठाया हुआ था 4-6 लोगों के साथ। तो मैंने जाकर भुट्टो साहब को बता दिया, और जनरल इम्तियाज को तो फौरी भुट्टो साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा जी कि ये तो बहुत गालियां मारी दी 2-4 उन्होंने, और फिर एकदम मुझसे कहा कि जी कि डॉक्टर साहब आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा जी मैं 15 जनवरी को वापस जा रहा हूँ। ये 15 जनवरी 76 की बात थी। तो उनका नहीं, आप ना जाए अब। तो मैं कहा साहब क्या बात करना है, मेरे पास आला दर्जे की नौकरी है, मुझे प्रोफेसर है, मेरा बहुत अच्छा करियर है, मुझे वहाँ आला तनख्वाह मिलती है, 30,000 रुपये उस जमाने में मिलते थे, मकान था, गाड़ी दी थी, पूरे यूरोप में सफर करता था, अमेरिका सब जगह। तो मैं तो कहने के नहीं डॉक्टर साहब आप नहीं जाए। शादी भी तो हो चुकी थी डॉक्टर साहब, शादी हो चुकी थी आपकी उस वक्त? जी सर, शादी हो चुकी थी? शादी तो हमारी सर 64 में हो गई। हाँ ठीक है। तो मैं बेगम साथ थी, तो मैंने भुट्टो साहब ने ये भी कहा रुक जाए, तो मैंने जाकर कहा बेगम मैं आपको पूछ के बताऊंगा। तो मैं बेगम के पास गया, तो बेगम से मैंने पूछा कैसी मीटिंग रही है, मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि वो भुट्टो साहब कहने के रुक जाओ, तो वो तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, उनको क्या बात कर रहे हो, हम सेटल हैं, तुम इतने अच्छे ऑफर है, तुम प्रोफेसर होने वाले हो, और इतनी आला दर्जे की नौकरी है, ये है वो है। तो मैं उनकी आदत से वाकिफ, मैंने उनसे कहा कि ठीक है हम वापस जा रहे हैं, खत्म, हम नहीं रुकते। तो उन्होंने फिर मेरे हाथ पकड़ कहा कि बैठ जाएं, मुझे आपका फख्र है कि आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। और बेगम साहबा ने कहा जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि मुझे आप फख्र है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, और दूसरी ये कि आप रहमदिल हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि अगर हम रुक जाते हैं तो क्या आप इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं? मैंने कहा बेगम मेरे अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये काम पाकिस्तान के लिए कर दे, बस उनको ठीक है हम रुक जाते हैं। बस इस तरह उन्होंने साथ दिया, मैं रुक गया, और फिर प्रोजेक्ट को एटॉमिक कमीशन से अलहदा कर दिया गया। तो काफी कहानी पहल में किस सन में आपने ये काम मुकम्मल कर दिया था? 83 में या 82 में? सर हमने 82 में तो हमने हाई एनरिचमेंट कर लिया था वेपन का। 83 में हमने हाँ जी, और फिर 84 में मैंने ज़ियाउल हक को कर दिया था। रिकॉर्ड पर मौजूद है, जनरल आरिफ ने खुद भी डिसेशनानी बुक में कहा है। तो 84 में हमने बाकायदा राइटिंग दी था। जब मैं गया जनरल ज़िया को बताया तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, पेशानी पे तू, और कहा कि बस डॉक्टर साहब आपने इस मुल्क को बचा लिया, अब हमें फिक्र नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप ये हबीब साहब नाराज हो जाएंगे, इनका सवाल था कि भुट्टो साहब को जब फांसी लगी तो आपके क्या तासुरात थे, क्योंकि यही सवाल था। चलिए जी, बहुत दुख। देखिए सियासत अपनी जगह है, उनकी अपनी सियासत थी, और वो जो जमींदार थे वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात का मैं अर्ज कर दूं, मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत मुलाकातें की, बेहद मुहिब वतन थे।
उनको बड़ा दुख था पाकिस्तान के टूटने का, और वो ये कहते थे कि डॉक्टर पाकिस्तान को हमने इस तरह करना है कि आगे इस किस्म की कोई आफत पाकिस्तान में। हमें बहुत दुख हुआ, हम सबको, मुझे, मेरे दफ्तर वालों को, सबको। लेकिन फिर देखिए ये तो हो चुका था, तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। हम तो काम में लगा रहे कि हमने तो काम करना है। तो डॉक्टर साहब, जब आपने ये काम मुकम्मल कर लिया तो फिर क्या था, सबसे पहला काम आपने क्या किया ये मुकम्मल करने के बाद? मुकम्मल करने के बाद अव्वल तो हमने जनजिया को बता दिया, और उसके बाद हम इसकी यानी बढ़ाते रहे, परफेक्शन करते रहे। फिर मैंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कोशिश की जनजिया को राहत करने की कि मैंने ये काम कर दिया, मुझे आप इंडस्ट्री की तरफ जाने की इजाजत दें, मैं चाहता हूँ मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज कर दूं। लेकिन वो ऐसे थे उनके साथी वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने ये काम नहीं करने दिया। फिर मैंने कहा कि देखिए हम अब न्यूक्लियर वेपन हमने बना लिया, हमें डिलीवरी सिस्टम चाहिए, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हमने बेग साहब से बात की, बेग साहब वाइस चीफ थे, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं बेनजीर से बात करता हूँ। बेनजीर आ गई थी और हमने इजाजत ली। तो फिर हमने चाइना से कांटेक्ट किया। मैं 10 साल तक, समझा किसी को पता नहीं है, मैं मिसाइल प्रोग्राम के चीफ कोऑर्डिनेटर था। रोहित साहब जब वो थे चेयरमैन, जहांगीर साहब, जब से लेके तो 2001 तक, तो तकरीबन 10 साल। तो मैंने फिर ये खानपुर का जो न्यूक्लियर वो है मिसाइल प्लांट, वो मैंने लगाया। जब मिसाइलें वहां बन रही हैं, थोड़ी मिसाइल बनाई, इसे बनना मनूक है। तो जो काम था हमारे, फिर हमने एंटी टैंक मिसाइल बनाई, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाई, शोल्डर फायर और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स बनाए, लेजर रेंज फाइंडर बनाए। डॉक्टर साहब, अब आपको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए मुल्क को तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और लाहौर से आप ऐलान कर चुके हैं कि लाहौर से लड़ेंगे। लाहौरी तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है। मैं आया तो उन्होंने सीधे मुझे पाए और निहारी खिलाना है जी रोज बिठाकर। लेकिन ये काम करना है उस मुल्क को बचाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शम्स साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, और सवाल जवाब आज हमारे रह गए। लेकिन आइंदा प्रोग्राम में जब हम बुध को आएंगे तो हम सवाल जवाब का सेगमेंट जो है वो कुछ बढ़ाएंगे, क्योंकि शिकवे फिर मेरे साथ होते हैं फेसबुक पे कि गोया मैं रुकावट हूँ सवाल जवाब में। डॉक्टर कदीर साहब की जो गुफ्तगू थी इतनी दिलचस्प थी कि मैंने कहा ये कब कब मौका मिलता है। और अल्लाह जिंदगी दे और कामयाब करे डॉक्टर साहब को। हम आपसे अगले बुध को मिलेंगे। इलेक्शन कामयाब तो वैसे हो चुके हैं वो अपने काम में जी, इलेक्शन में भी कामयाब करे। और हमें इजाजत दीजिए, अगले बुध को दोबारा इसी वक्त इसी जगह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।